हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है सुनेली का कुआं। तो बच्चों, सुनेली का कुआं जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, इस पाठ का परिचय भी ले लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में राजस्थान की लोक कथा है। बच्चों, लोक कथा यानी कि जो लोगों द्वारा कही जाती है, यानी कि जो श्रुति परंपरा से ज्यादा चली आ रही होती है। श्रुति या वाचिक परंपरा जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आ रहे होते हैं और हमारे समाज में जो फैली हुई होती है, उसको क्या कहते हैं, उस क्षेत्र विशेष की लोक कथा। तो ये क्या है, राजस्थान की एक लोक कथा है जिसमें गांव में पानी की समस्या और उसके समाधान का वर्णन है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि परिश्रम करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जैसा कि गांव की बहू ने अपनी सूझबूझ से गांव वालों को पानी की परेशानी से मुक्ति दिलाकर दिखलाया। तो बच्चों, बहुत ही सुंदर कहानी है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश भी कीजिएगा। परिश्रम से ही अमृत की प्राप्ति होती है। बच्चों, कितनी सुंदर लाइन है। परिश्रम यानी कि मेहनत करने से ही, अमृत यानी कि हमको क्या मिलता है, उसका फल मिलता है। जब हम मेहनत करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, अमृत रूपी फल की प्राप्ति होती है। इस कथन को सिद्ध करके दिखाया सुनेली ने। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ था एक गांव, नरसिंह की ढाणी। बच्चों, उस गांव का नाम क्या था, नरसिंह की ढाणी, जो गुजरात और राजस्थान की सीमा पर था। ऐसा प्रतीत होता है शायद उस गांव में पहले कभी नरसिंह यानी नरसिंह मेहता या उनकी बहन रही होगी, या उन्होंने ही उस गांव को बसाया होगा, तभी उसका नाम नरसिंह की ढाणी पड़ गया। तो बच्चों, नरसिंह की ढाणी क्या है, नरसिंह मेहता के नाम पर उस गांव का नाम पड़ा है। नरसिंह की ढाणी लगभग 40 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर फैला हुआ गांव था तथा यहाँ केवल 5 ही परिवार रहा करते थे। ये सब एक ही परदादा या लकड़दादा की बेल के फल थे। बच्चों, बेल के फल होना यानी कि उसी पीढ़ी में आगे को ये लोग चल रहे थे। विभाजन से पूर्व इस वंश का एक परिवार गुजरात से लगी अपनी भूमि के सीमांत पर जा बसा। बच्चों, विभाजन यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले क्या हो गया था, हमारे देश का विभाजन हो गया था, जिसके फलस्वरूप एक देश पाकिस्तान बना और क्या हुआ, भारत से वो अलग हो गया था। तो जब विभाजन से पहले की बात है तो उस समय क्या था कि इस वंश का, यानी कि ये जो वंश चला आ रहा था, यानी कि कुल, वंश को कहते हैं कुल, ये जो कुल चला आ रहा था, इसका परिवार गुजरात से लगे अपनी भूमि के सीमांत पर जा बसा, क्योंकि वहां किसी बंजारे ने कुआं बनवा दिया था। यह कुआं ही उस परिवार के मुखिया को वहां खींच कर ले गया और वह वहीं उसका मालिक बन बैठा। तो बच्चों, रेगिस्तान में, राजस्थान में जहाँ कुआं होगा, पानी होगा, वहाँ क्या होगी, बसावट होगी। तो इसीलिए क्या है, वो वहीं पर बस गए थे। शेष परिवार उसी ढाणी की गढ़ी में बसे रह गए। वे लोग अपने पुरखों की ढाणी छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। बच्चों, शेष परिवार यानी कि बचा हुआ परिवार ढाणी की गढ़ी में जाकर बस गए। यानी कि वो क्या है, उसी जो उनका जो पुराना जो क्या था, चला आ रहा था, जो पैतृक, जिसको आप कहेंगे पैतृक क्षेत्र, तो वहीं पर वे बस गए थे और वो अपने पुरखों की ढाणी यानी कि पैतृकों की जमीन को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। अपनी पुरखों की जो क्या होती है, भूमि होती है, उससे संबंधित जो क्षेत्र होता है, उसको राजस्थान में कहा जाता है पुरखों की ढाणी। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल वस्तु यदि कुछ है तो वह है पानी। जैसा मैंने आपको भी पहले ही बताया था, अनमोल यानी कि जिसका कोई भी मोल नहीं होता है, अमूल्य होती है जो वस्तु, वो क्या है राजस्थान के लिए, पानी। पानी ही इस गांव की एकमात्र विकट समस्या थी। जो लोग कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वे पानी की कीमत नहीं जानते। पानी का मूल्य तो वही लोग जानते हैं जो एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। वैसे राजस्थान की औरतें बड़ी पानीदार होती हैं
और राजस्थानी वीरों की तलवारों का पानी तो बहुत ही प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ उस पानी की बात की जा रही है जिसे जल कहते हैं। अब बच्चों देखो, एक पानी क्या है, औरतें बड़ी पानीदार होती हैं। पानीदार का मतलब है यहाँ पे वो उनकी औरतें क्या होती, शर्मीली होती हैं। और वीरों की तलवारों का पानी यानी कि वहाँ के लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा वीर और साहसी होते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है, उस पानी की बात कर रहा है जिसको जल कहते हैं, जो हम सबका जीवन है। बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ाती हुई सुनेली पिछले 50 वर्षों से इस गांव को एक गाली देती चली आ रही थी। नरसी की ढाणी मर जाए थारी नानी। सुनेली जब इस गांव में बींदड़ी यानी कि देखो बच्चों क्या होता है, बहू को कहते हैं राजस्थानी में बींदड़ी। तो जब वो बींदड़ी बनकर आई थी तब उसका सौंदर्य स्वर्ण के समान दमकता था। स्वर्ण यानी कि सोने के समान क्या होता था, दमकता था। शायद इसी कारण उसका नाम सुनेली पड़ गया था। लेकिन अब तो यही सोने का रूप ढाणी की झुलसी रेत में तप तप कर कुंदन बनने की बजाय तांबा बन गया था। बेचारी जब से इस गांव में आई कभी सुख नसीब न हुआ। उसे 4-5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। चाहे गर्मी हो या सर्दी, आंधी हो या तूफान, उसे हर हालत में पानी लाना ही पड़ता था। त्योहार के दिन भी शारीरिक अस्वस्थता में भी उसे यह कार्य करना ही पड़ता था। यही कारण है कि उठते बैठते उसके मुंह से यही निकलता, नरसी की ढाणी मर जाए थारी नानी। तो वो क्या करती थी, गाली देती थी किसको, अपनी उस जगह को, नरसी की जो ढाणी थी। कहती थी कि क्या हो जाए, तेरी नानी मर जाए। इस गांव में पानी की इस विकट समस्या के कारण, विकट यानी कि भयंकर, बहुत बड़ी समस्या, इसके कारण ही लड़कों का ब्याह करना मुश्किल हो जाता था। कोई भी व्यक्ति अपनी लड़की की शादी इस गांव में करना पसंद नहीं करता था। हाँ, यहाँ की लड़कियों के ब्याह में कोई बाधा नहीं आती थी। ससुराल जाने के बाद यहाँ की लड़कियां कभी भी यहाँ वापस आने का नाम नहीं लेती थी। पानी की समस्या केवल औरतों के लिए ही ज्यादा थी, क्योंकि आदमियों का क्या, वे तो अपने ढोरों के साथ इधर उधर घूम ही आते थे। ढोर यानी कि जो उनके क्या होते थे, ऊंट होते थे, उनके साथ वो क्या करते थे, इधर उधर घुमाते थे। कभी कोटा बूंदी की ओर, कभी उदयपुर की ओर। जब से ढाणी का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर बस गया, तब से सुनेली का मन भी इस गांव से उचाट हो गया। वह भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन वह भी मजबूर थी। उसके परिवार के लोग अपने पुरखों की ढाणी छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे। उनके लिए तो यही कहावत सिद्ध थी, नाक की ओट में परमात्मा छिपा होता है। यानी कि वो क्या करते थे, अपने पूर्वजों की जगह को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। वो समझते थे कि क्या है, ईश्वर की कृपा वहीं पर होती है जहाँ पर आपके पूर्वज रहते हैं। एक दिन की बात है, सुनेली पानी का घड़ा लेकर ढाणी की ओर जा रही थी कि एक खेजुड़े के वृक्ष, बच्चों खेजुड़ी का वृक्ष क्या होता है, राजस्थान में बहुत उपयोग में लाया जाता है ये शब्द। खेजुड़ी का वृक्ष क्या होता है, एक राजस्थान में कांटेदार वृक्ष होता है जिसमें कांटे ही कांटे लगे रहते, उसको कहते हैं खेजुड़ी का वृक्ष। तो उसकी जड़ में उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। ऊंदरों यानी कि चूहों, तो वो सोचती है क्या है, चूहों ने बिल बनाया होगा, ऐसा सोचकर वह आगे की ओर बढ़ गई। लेकिन तभी उसके मन में ख्याल आया, ख्याल यानी कि उसने सोचा, उसके मन में आइडिया आया कि गीली मिट्टी है तो शायद पानी भी होगा। वह प्रसन्नता से फूली नहीं समाई। गांव में पानी की कल्पना से वह मन ही मन बहुत खुश हुई और दौड़ती हुई घर पहुंची। पनहड़ी पर घड़ा रखते समय वह ढाणी को गाली जरूर देती थी। पनहड़ी यानी कि जहां पर घड़े को रखते हैं, घड़ों को रखने की जो स्थान होता है उसको कहते हैं पनहड़ी। तो जब वो पनहड़ी पर घड़ा रख रही थी तो रोज क्या करती थी, उस ढाणी को, उस जगह को, अपने पूर्वजों की जो जगह थी उसको गाली जरूर देती थी। लेकिन आज उसके मुंह से गाली नहीं निकली, बल्कि उसे पिछली गालियों पर पश्चाताप हुआ।
उसने शीघ्र अपने दोनों बेटों को बुलाया और बोली, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, हम लोग गांव में कुआं खोदेंगे। सुनेली की बात सुनकर दोनों बेटे हंसने लगे। बोले, माँ तुम पागल तो नहीं हो गई हो, यहाँ कहाँ पानी मिलेगा। एक तो दौड़कर पिता के पास पहुंच गया और हंसते हुए बोला, बापूजी माँ पागल हो गई है। सुनकर बूढ़ा अवाक रह गया। दाढ़ी बनाते बनाते उसका हाथ एकाएक रुक गया। बोला, क्या बकता है रे। बकता नहीं हूँ बापूजी, कह रही है फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, इस गांव में कुआं खोदेंगे। अब आप ही बताओ बापू, इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लड़का बोला। यह सुनकर बूढ़े को कुछ इत्मीनान हुआ। इत्मीनान हुआ यानी कि उसको क्या हुआ, थोड़ा सा संतोष हुआ। फिर कहा, चलो मैं अभी आकर बात करता हूँ। जाकर देखा तो सुनेली बिल्कुल तैयार बैठी थी। पूछने पर बोली, खेजड़े के जड़ में गीली मिट्टी है, वहाँ उंदरों ने बिल बनाया है, वहाँ गीली मिट्टी निकली है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हो सकता है वहाँ जमीन में पानी हो, यदि वहाँ पर कुआं खोदा जाएगा तो पानी जरूर निकलेगा। सुनेली का ऐसा कथन सुनकर बूढ़ा ठाकुर भी हंसने लगा। बोला, पागल हुई हो क्या, उंदरे तो हमेशा बिल बनाते ही हैं, यह कोई नया कार्य तो है नहीं। घर बैठ, इस गांव में पानी कहाँ। लेकिन सुनेली ने तो मन ही मन दृढ़ संकल्प कर रखा था। बच्चों, दृढ़ संकल्प यानी कि मजबूत इच्छा शक्ति, यानी कि जब आपके मन में क्या है, किसी चीज के लिए मजबूत संकल्प हो जाए कि हाँ मुझे ये काम करके ही रहना है, उसको कहते हैं दृढ़ संकल्प करना। उसने ठाकुर की बात न सुनी। उसे तो कुआं खोदने का जैसे भूत सवार हो गया था। उसने फावड़ा उठाया और खेजड़े की तरफ चल दी। काफी देर बीतने के बाद भी जब सुनेली वापस नहीं लौटी तो ठाकुर ने सुनेली का पता लगाने के लिए बेटे को भेजा। लड़का वहां पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। खेजड़े के नीचे ताजा मिट्टी का ढेर पड़ा था और सुनेली तन मन से कुआं खोदने में तल्लीन थी। तल्लीन थी यानी कि कुआं खोदने में वो खो गई थी। सुनेली का उठता हुआ फावड़ा दूर से दिखाई दे रहा था। वहां पहुंच उसने माँ के हाथों से फावड़ा ले लिया और स्वयं गड्ढा खोदने लगा। ऊपर तो रेत ही रेत निकल रही थी, लेकिन नीचे मिट्टी नरम थी। इस समय दोनों में उत्साह दिखाई पड़ रहा था। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनेली बोली, बेटा मुझे पक्का विश्वास है कि यहाँ पानी जरूर होगा और हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अगर गांव के सब लोग लग जाएं तो यह कार्य शीघ्र अति शीघ्र पूरा हो जाएगा। नहीं तो मैं तो खोदूंगी ही, चाहे महीनों लग जाएं। अब मैं तो अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तू खुदाई कर, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। सुनेली बेटे के लिए रोटी लेकर वापस आई तो देखती है कि जवान हाथों के जोर ने उसके काम को दुगना आगे बढ़ा दिया है। यह देखकर बहुत खुश हुई। बेटा खेजड़े के तने की छाया में रोटी खाने लगा तो सुनेली पुनः फावड़ा लेकर खुदाई के कार्य में जुट गई। सायंकाल दोनों माँ बेटे घर पहुंचे तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता और आत्मविश्वास झलक रहा था। बच्चों, आत्मविश्वास यानी कि जब हमें स्वयं पर यानी कि खुद पर भरोसा होता है, स्वयं पर विश्वास होता है तो उसको कहते हैं आत्मविश्वास। और उन दोनों को ही क्या है, अपने आप पर भरोसा हो चला था कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो जरूर सफल होगा। तो ढाणी के लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वे दोनों चुप रहे। प्रातः छोटा लड़का जागा तो देखा माँ बिस्तर पर नहीं थी, पनहड़ी पर खड़ा भी नहीं था। कुछ सोचकर उसने बड़े भाई को जगाया। बोला, दादा सा माँ ठीक ही कहती है, खेजड़े की जड़ में पानी है तभी तो हमेशा हरा भरा रहता है। आओ उठो, हमें माँ का हाथ बटाना चाहिए, नहीं तो माँ के लिए इस कार्य में मर खप जाएगी। बड़े ने कुछ सोचा और छोटे भाई के साथ चल पड़ा।
दोनों खेजड़े के पास पहुंचे तो देखते हैं कि माँ पानी का घड़ा लिए तेजी से दनदनाती हुई चली आ रही है। माँ में कितना बल और जोश भरा हुआ है, यह सोचकर दोनों गड्ढे में उतर गए और कुआं खोदना शुरू कर दिया। पास आने पर माँ ने दोनों को इस कार्य में जुटे हुए देखा तो गर्व से फूली नहीं समाई। बच्चों, गर्व से फूला नहीं समाना, गर्व यानी कि स्वाभिमान, और क्या है, उस गौरव से फूली नहीं समाई यानी कि उसको क्या हुआ, अपने दोनों बच्चों को काम करते देख करके बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हो गई, बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और बोली, शाबाश मेरे बछेरो। बच्चों, राजस्थानी में क्या है, बच्चों को कहते हैं बछेरो। शाबाश मेरे बछेरो, अब इस कार्य को पूरा करने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। अरे 6 हाथ हो तो कुआं क्या, पाताल भी खोदा जा सकता है। अरे 6 ही हाथ नहीं 8 कहो, मैं भी कुएं की खोदाई करूंगा। फावड़ा जमीन पर रखते हुए बूढ़ा ठाकुर बोला। यह देखकर सुनेली के हाथों में हाथी के समान बल आ गया। वह खुशी से बोली, अरे जिसके 2 जवान बेटे हों और जिसका आदमी भी ऐसा पौरुष दिखाए, पौरुष यानी कि पुरुषत्व, पुरुष होने का क्या कर्तव्य, पौरुष दिखाए, उसे किस बात की चिंता। फिर खुशी से झूमती हुई बोली, धन्य भाग मेरे, मेरी बहुएं भी पनिहारी का गीत गाएंगी। मारे ससुरा जी ने खुदाया कुआं बावड़ी जी। उसने झट से पानी से भरा घड़ा उठाया और घर की तरफ चल दी। आज ही घड़ा उसे फूल के समान हल्का लग रहा था। पूरा परिवार दोपहर तक कुआं खोदता रहा, परंतु ईश्वर भी शायद परीक्षा लेना चाहते थे। शाम को जोर से आंधी आई और गड्ढा रेत से भर गया। लड़के उदास हो गए, ढाणी वाले भी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन सुनेली पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, परमात्मा ने खोपड़ी में बुद्धि दी और हाथों में ताकत। दिन में हमें आराम करना चाहिए और चांदनी रात में कुआं खोदने का काम शुरू करो और मैं मिट्टी उठाकर दूर फेंकती रहूंगी। सुनेली की तरकीब सबको पसंद आई और वह पूरी तन्मयता से, तन्मयता यानी कि पूरी लगन के साथ तन्मय होकर, उसमें खोकर इस कार्य में जुट गए। 1-2 बार आंधी आई लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब उसका कार्य आगे बढ़ता देखकर गांव के लोग भी वहां पहुंच गए। सफलता समीप देखकर छोटे बड़े सभी उस कार्य में जुट गए। गड्ढा गहरा हो जाने के बाद उस पर गरारी लगा दी गई। बच्चों, गरारी यानी कि एक तरीके का घेरा जो कुएं की घिरनी बनाता है, तो उसको वहां पर लगा दिया गया। नीचे से खोदी गई मिट्टी तुरंत ऊपर खींच ली जाती और बच्चे उठाकर उसे दूर फेंकाते। कोई किसी अज्ञात शक्ति की सहायता प्राप्त करने के लिए खेजड़े को सिंदूर लगा गया तो सुनेली वहां शाम को दिया जलाती। न जाने यह अज्ञात शक्ति की कृपा का फल था या लोगों के परिश्रम का या सुनेली के संकल्प का। एक दिन कुएं से पानी से तरबतर मिट्टी निकल आई। लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सारे गांव में बतासे बांटे गए। सुनेली बंजारे के कुएं पर बसे परिवार को भी न भूली। उन्हें जब यह समाचार मिला तो वे लोग भी बहुत खुश हुए। कुएं में मीठा पानी निकला। पहले एक स्रोत फूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और देखते देखते कुएं में कोई 10 हाथ पानी चढ़ा आया। सुनेली तो मानो खुशी से पागल हो उठी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह पानी में कूद कूद कर मछली की तरह तैरे। वह चिल्ला उठी, बोलो नरसी की ढाणी की जय। सबने उसका साथ दिया। तब ढाणी के एक ठाकुर ने कहा, जय तो सुनेली की बोलनी चाहिए। इतना कहना था कि सुनेली की जय जयकार से वह छोटा सा मरु प्रदेश गूंज उठा। बच्चों, मरु प्रदेश यानी कि जो क्या होती है, मरुभूमि, रेगिस्तान का जो इलाका होता है उसको कहते हैं मरु प्रदेश। सुनेली की छाती गर्व से फूल उठी। वह बूढ़े ठाकुर के पैरों में गिरकर बोली, नहीं बाबूजी, एक आदमी की क्या ताकत, यह तो सबकी ताकत का फल है। अगर सब लोग साथ न देते
तो मैं अकेले क्या कर सकती थी। बूढ़ा बोला, बिंदड़ी सा, यह आपकी ही हिम्मत है। बिंदड़ी सा मैंने आपको बताया था बहू को कहते हैं बिंदड़ी। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, बिंदड़ी सा, यह तो आपकी ही हिम्मत है, नहीं तो ऊंघरे कब बिल नहीं खोदते और खेजड़े कहाँ नहीं उगते। 80 बरस तो मैंने इसी ढाणी में काट दिए, अब तक किसी की अक्ल काम नहीं की कि यहाँ पानी भी निकल सकता है। बाद में वह कुआं पक्का बनवा दिया गया। कहा जाता है उस कुएं में अथाह पानी है। बच्चों, अथाह यानी कि जिसकी कोई थाह ना हो, जिसके बारे में जाना ही ना जा सके वो कितना है, उसको कहते हैं अथाह। लोग उसे सुनेली का कुआं कहते हैं। तो बच्चों, ये राजस्थान की एक लोक कथा पर आधारित कहानी थी। आपको कैसी लगी ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। और आपने इससे क्या सीखा? आपने इससे क्या सीखा कि पानी का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। और दूसरी बात आपने क्या सीखी कि हमें क्या दृढ़ निश्चय करना चाहिए। अगर हम भी दृढ़ निश्चय से कोई कार्य करें तो उसमें हमें सफलता निश्चित ही मिल जाती है। और तीसरी बात क्या, हमें जब भी कोई कार्य एकता के साथ करें, यानी कि जब हम क्या करते हैं, एकता में ही शक्ति है। जब हम किसी कार्य को मिलजुल कर करते हैं, एकता की भावना से करते हैं, तो वो कार्य भी अवश्य ही सफलता को प्राप्त करता है। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास जरूर कीजिए।